नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र की, जो आज से शुरू हो चुका है। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही कैबिनेट में शामिल नए मंत्रियों का परिचय कराना शुरू कर रहे थे, तभी विपक्षी नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इसी तरह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे तो वहां भी विपक्ष ने नारेबाजी और हंगामा किया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज वहीं मॉनसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद जैसे ही लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए मंत्रियों का परिचय करना शुरू किया, विपक्ष ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी विपक्ष ने बोलने नहीं दिया और लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद स्पीकर ने सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सोच रहा था कि आज सदन में एक उत्साह का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल्ड ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बेंच पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। विक्रांत यादव दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज और अरुण सिंह भी हमारे साथ हैं। विक्रांत, जिस तरह का व्यवहार विपक्ष द्वारा हमने देखा, कम से कम जो नए मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया गया है, पहला दिन है उनका मॉनसून सत्र का, और संसद में भी कम से कम उनका परिचय तो होने दिया जाना चाहिए था। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह हमने देखा सिर्फ डिसरप्शन। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस तरीके की उम्मीद तो थी कि संसद के मानसून सत्र में भारी हंगामा रहेगा, लेकिन यह हंगामा पहले दिन जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय सदन से करवा रहे होंगे उस समय होगा, शायद ऐसा नहीं सोचा गया था। यही कारण रहा कि आपने देखा कि प्रधानमंत्री सदन में बोले साफ, लोकसभा में उन्होंने कहा कि उनके मंत्रियों का परिचय तक नहीं करवाने दिया जा रहा। इस तरीके की इनटॉलरेंस दिखाई जा रही है। और राज्यसभा में उन्होंने यहां तक कहा कि ऐसी नकारात्मक माहौल पहले नहीं देखा गया।
तो निश्चित तौर पर विपक्ष आमतौर पर अपने मुद्दों को लेकर के इस तरीके से हंगामा करता है और इसकी संभावना पहले से भी थी कि विपक्ष अपने तमाम मुद्दों को उठाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब सदन में अपने मंत्रियों का परिचय करवाने आएंगे उस दौरान हंगामा होगा, ऐसी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी और इसी कारण प्रधानमंत्री बीच में रुक गए और उन्होंने ये कहा कि जब नए मंत्री, क्योंकि जब भी नए मंत्री मंत्रिमंडल में शपथ लेते हैं तो प्रधानमंत्री के जरिए आगामी सदन में उनका परिचय करवाने की परंपरा होती है। इसी परंपरा के तहत प्रधानमंत्री ने आज परिचय करवाने के लिए सदन में शुरुआत की, लेकिन उसी के साथ दोनों सदनों में जिस तरीके से हंगामा हुआ उसे लेकर के सरकार ने और बीजेपी ने काफी चिंता भी जताई है और इस बात पर अफसोस भी जाहिर किया गया कि सदन की जो परंपराएं होती हैं, जो पुरानी परंपराएं हैं, उसका भी ध्यान विपक्ष ने अपने हंगामे के बीच नहीं रखा। जी, और नीरज, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि विपक्ष ने जो एडजर्नमेंट नोटिसेस दिए थे कि स्थगित हो जाए पहले दिन का सत्र और फिर अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग पार्टियों ने रखा था, कहीं ना कहीं उन्होंने ये लगता है ये पहले से ही प्लान बना लिया था कि हमें मोर्चा संभालना है, संसद को और सदन को चलने नहीं देना है। कम से कम 30 बिल्स को इंट्रोड्यूस होकर उन्हें पारित होना जरूरी है पॉलिसी और लेजिस्लेशन में। तो क्या जिस तरह से ये आगाज हुआ है ये पूरे मानसून सत्र का अंदाज ऐसा ही रहेगा? देखिए, आगाज ये हुआ है तो अंत क्या होगा इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं आनंद। लेकिन सबसे अहम बात है कि आज एक तो पहले दिन हंगामे के आसार होते हैं विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे पर सरकार के खिलाफ, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन हर बार प्रधानमंत्री नहीं बोलते, हर बार मंत्रिपरिषद में फेरबदल के बाद संसद का सत्र आहूत नहीं होता। लेकिन आज जो है संसद के सत्र की शुरुआत के साथ ही जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान, उनके मंत्रियों के परिचय के दौरान दोनों सदनों में विपक्ष का जो रवैया था, उससे एक बात तो साफ है कि भले ही संसद के सत्र के आगे के दिनों में कुछ बात बन जाए सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कुछ विधेयक पर, कुछ मुद्दों पर, लेकिन पहला हफ्ता मुझे नहीं लगता कि विपक्ष का जो रुख है आगे आने वाले वक्त में सरकार को आसान होगा सदन को चलाना और विपक्ष उन तमाम मुद्दों को रखने की कोशिश करेगा, चाहे महंगाई की बात करें, कृषि कानूनों की बात करें, फोन टैपिंग की बात करें, और कांग्रेस हो, टीएमसी हो या बाकी दूसरी पार्टियां हो, वो तो बार बार ये कह रही हैं कि कृषि कानूनों को आप वापस लीजिए। कोरोना के मसले पर भी विपक्षी पार्टियां चर्चा चाहती हैं आनंद, लेकिन और खुद सत्ता पक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी साफ कर चुके हैं कि कल शाम को चर्चा हो, लेकिन इस बात की उम्मीद कम है कि जो मुद्दे दूसरे हैं विपक्ष के, उससे पहले कोरोना के मुद्दे को विपक्ष लेने देगा सरकार को दोनों सदनों में। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि पहला हफ्ता जो है इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ेगा। लेकिन ये तो फिर जो चुन के आए हैं उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए कुछ काम करे, देश के लिए भी एक सकारात्मक रूप से जो काम करना है उसमें विपक्ष की भी भूमिका होती है। डिसरप्शन तो ठीक है, लेकिन डिबेट और डिस्कशन की जरूरत है। और यहाँ पर तो जो नए नए मंत्रिमंडल में जिनको शामिल किया गया है उनका परिचय दिया जा रहा था, इसमें तो थोड़ी सी वो क्या कहते हैं शिष्टाचार दिखाया जा सकता था अरुण। पर क्या ये रणनीति यही होगी कि जब जब प्रधानमंत्री बोलेंगे या फिर कैबिनेट का कोई सीनियर व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा या सरकार अपनी बात कहना चाहेगी तो हम डिसरप्शन ही करेंगे? देखिए आनंद, काफी अरसे से आप भी संसद की कार्यवाही देखते हैं और मैं भी देख रहा हूं। संसद कई बार राज्यों के मुद्दे या फिर केंद्र के मुद्दों का अखाड़ा बन जाता है। पार्लियामेंट डिबेट के लिए होती है, आपने एकदम सही कहा, कानून पास करने के लिए होती है। जब स्वस्थ और सार्थक डिबेट होती है तो कानूनों में एडिशन भी होता है, बहुत सारे क्लॉज जोड़े जाते हैं और विपक्ष के कहने पर जोड़े जाते हैं। उससे उस कानून का भला होता है, देश के नागरिकों पर का भला होता है जिन पर उस कानून को लागू होना होता है। दुर्भाग्य ये है कि संसद में कई बार चुनाव अगर सामने हो तो, पॉलिटिकल स्कोर अगर आपको गेन करना है तो, किसी व्यक्ति विशेष, किसी नेता को आपको कतई बोलने नहीं देना है तो, इस तरह की रणनीति पहले भी बनती रही, आज भी बन रही और आगे भी बनती रहेगी। इस सवाल के जवाब में कांग्रेस के जो नेता हैं मणिकम टैगोर, वो लोकसभा में थे और उनका अभी थोड़ी देर पहले बयान आया था। वो कह रहे थे कि हमारे ऊपर जो आरोप आज बीजेपी लगा रही है कि हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का परिचय नहीं कराने दिया। 2013 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने भी अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का परिचय कराना चाहा था और बीजेपी ने नहीं कराने दिया। यानी जैसे को तैसा वाली परंपरा संसद में चलने के लिए कांग्रेस उसको जायज ठहरा रही है। सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल आपने जैसा कि कहा कि सांसद के जो वोटर होते हैं, जो उनको चुन के भेजते हैं, वो जब संसद चलती है तो बड़ी ही आशा भरी निगाह से देखते हैं कि यहाँ से ऐसे कानून, ऐसी बातें आएंगे जो उनका हित करेंगी, भला करेंगे। लेकिन एक आखिरी बात मैं ऐड कर दूं, कांग्रेस और साथ ही विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि
हमेशा प्रधानमंत्री नहीं मिलते सवाल जवाब के लिए। सवाल है कि संसद में तो प्रधानमंत्री मिलेंगे तो डिबेट होनी चाहिए, और डिबेट होनी चाहिए जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, सड़क पर महंगाई हो, पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम हो, कोविड का मिसमैनेजमेंट हो, कृषि कानून हो, तमाम मुद्दों पर। लेकिन संसद चलेगी तभी तो बहस होगी। बिल्कुल। और ये बहस करना चाहते हैं या महज डिसरप्शन करना चाहते हैं, क्योंकि इनका कोई राजनीतिक उल्लू सीधा हो रहा है इसकी वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है। कोविड की वजह से कई सारे संसद के जो सत्र हैं वो डिसरप्ट हुए हैं। कई बार पार्लियामेंट इस तरह, अब की बार जिस तरह से चल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा साथ में चल सकें, ये बहुत बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से इस दौर में चल रहा है। अब इस वक्त सबसे ज्यादा पॉलिसी पर फोकस किया जाए या पॉलिटिक्स पर, यह फैसला जो है सभी पार्टियों को, सभी नेताओं को, खासकर सभी सांसदों को करने की जरूरत है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा और इस दौरान स्पीकर ओम बिरला ने भी बार बार विपक्ष से शांत रहने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने इसे अनसुना कर दिया। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। पहले दिन के हाव भाव से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में विपक्ष क्या क्या करेगा। मौका मिलते ही हर कोई अपनी सीट छोड़कर फिर बेल में दौड़ने की कोशिश करेगा, फिर डिसरप्शन की कोशिश करेगा। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष के हंगामे को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसदीय परंपरा के खिलाफ उन्होंने इसे बताया। राजनाथ सिंह ने तल्ख लहजे में कहा कि पहली बार हुआ है जब सदन की परंपरा को तोड़ा गया है। पूरा संसद इस बात से सहमत होगा। संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यदि कोई होती है तो वह हेल्दी ट्रेडिशंस होते हैं। अध्यक्ष महोदय, हाँ अध्यक्ष महोदय, मैं ये अनुरोध कर रहा था कि पूरा एक मिनट मैं महत्वपूर्ण विषय पर माननीय राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं। कोई ऐसी आप उठाइए मुद्दा, कोई आपत्ति नहीं, प्लीज एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, मैं ये निवेदन कर रहा था, हेल्दी ट्रेडिशन जो है संसद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है और इसे बनाकर रखना अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष सबकी जिम्मेदारी होती है। और यह हेल्दी ट्रेडिशन संसद के जो बनते हैं वह संविधान के प्राविधानों से बनते हैं, वह रूल्स और प्रोसीजर से ही यह सब सारे हेल्दी ट्रेडिशंस बनते हैं। 24 वर्षों से संसद सदस्य के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारी का मैं निर्वाह कर रहा हूं और अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है कि जब भी कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, यदि वह अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करता है तो चाहे एक मंत्री का शपथ ग्रहण हुआ हो या 50 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ हो, बराबर वह प्रधानमंत्री संसद में आकर सबसे पहले सदन की कार्रवाई प्रारंभ होते ही अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का परिचय कराता है और पूरा सदन शांतिपूर्वक से प्रधानमंत्री की बात सुनता है और सभी जितने भी मंत्रीगण होते हैं उनका परिचय हासिल करता है। यह हेल्दी ट्रेडिशन यहाँ का रहा है। लेकिन मैंने पहली बार अपने 24 वर्षों के संसदीय जीवन में यह देखा है कि इस परंपरा को इस बार संसद में तोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी कांग्रेस ने किया है वह दुखद है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही साथ यह अनहेल्दी अप्रोच है। यह कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विक्रांत, क्या विपक्ष ने ये मंशा बना ली है? अब की बार उनकी रणनीति ये होगी कि सरकार को बोलने नहीं दिया जाएगा। जब तक हम चौड़े नहीं हो जाते, हमारी बात पूरी तरह से रखी नहीं जाती, या तो हम बोलेंगे या तो कोई नहीं बोलेगा। क्या इस मंशा के साथ विपक्ष आज निकल कर आया है और कोई ना कोई पार्टी हर बार कोई ना कोई बखेड़ा खड़ा करेगी? राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि 24 साल के उनके संसद के कार्यकाल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इंट्रोडक्शन तक को नहीं कंप्लीट करने दिया गया। माणिक्यम टैगोर की बात कर रहे थे अरुण सिंह, लेकिन 2013 में भी वो जब ये सरकार का वो 2014 से पहले इस कैबिनेट की जब बात हो रही थी, तब भी अगर मेरी याददाश्त सही है तो जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उस इंट्रोडक्शन के बाद डिसरप्शन हुआ था।
आज तो इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं, परिचय तो हुआ ही नहीं। विक्रांत, परिचय भी नहीं हुआ और अनंत प्रधानमंत्री को बीच में रुकना पड़ा। वो अपना काम जो जिस काम के लिए पहले से सूचना दी हुई थी वो काम पूरा नहीं कर पाए और इसी बात की तलखी भी थी और गुस्सा भी कहीं ना कहीं झलक रहा था कि संसदीय परंपराएं, क्योंकि प्रधानमंत्री आमतौर पर सदन में उनकी जो भूमिका होती है उसके निर्वहन के लिए कम प्रधानमंत्री का आना होता है और आज प्रधानमंत्री खास तौर पर अपने मंत्रिमंडल में शामिल जो नए मंत्री हैं जो उनका परिचय करवाने आए थे और उनमें से कई मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार, महिलाएं जो है पहली बार मंत्री बनी है, दलित समाज से, बैकवर्ड क्लासेस से, आदिवासी समाज से पहली बार वो मंत्री पद उन्हें मिला, तो उनका परिचय नहीं हो पाया इस कारण से। जबकि एक ये कोशिश ये होती है कि प्रधानमंत्री जब परिचय करवाएंगे तो एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है मंत्री का और सदन के साथियों के साथ एक परिचय होता है, तो वो नहीं हो पाया और इसी बात को लेकर के गुस्सा ज्यादा है कि कम से कम, क्योंकि ये पहले से उम्मीद थी, चुनाव आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, अगले साल की शुरुआत में बड़े चुनाव होने राज्यों के और विपक्ष को इस समय लग रहा है कि कोरोना हो या फिर किसानों के मुद्दे हो या महंगाई का मुद्दा हो, गैस और तेल की कीमतों का मुद्दा, वो सरकार को इन सभी मुद्दों पर घेर सकती है। इसके लिए पूरा अभी सत्र बाकी है, 19 दिन का ये सत्र है। निश्चित तौर पर आगे भी विपक्ष ये सब करेगा। बात इस बात की है कि क्या प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों का परिचय करवाने दिया जाना चाहिए था या नहीं दिया जाना चाहिए था, यही बात सत्ता पक्ष को खटक रही है। और लोकसभा अध्यक्ष ने भी ये बात बोली कि जब प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों का परिचय करवा रहे हैं उस समय आप लोग आसन पर बैठिए। भारत देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, उसकी तरफ तमाम देश देखते हैं और यहाँ से कैसा मैसेज जाएगा, क्या संदेश जाएगा, इसकी चिंता की जानी चाहिए। जी, और कहीं ना कहीं नीरज, एक और बात है कि सरकार का तो बोलबाला है लोकसभा में। सरकार अगर चाहे तो पूरी तरह से इसे बुलडोज किया जा सकता था, अपने एजेंडा को बुलडोज कर सकती थी। अब ये बात यह है कि जो मंत्रिमंडल में आए हैं उनके इंट्रोडक्शन को तक अगर आप नहीं अलाउ करेंगे और वेल तक में घुसने की बात करेंगे तो फिर आपकी मंशा क्या हुई। और अगर आप इस बात का हवाला देने लग गए कि पहले बीजेपी ने ऐसा किया था या जब बीजेपी विपक्ष में थी तब इस तरह का बर्ताव किया था, तो फिर बीजेपी और आप में कोई फर्क नहीं। आप तो सबसे बड़ी पार्टी हैं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें, और विपक्ष की बाकी पार्टीज जो हैं वो भी तो चाहेंगी कि कौन कौन सा मंत्री पद संभाल रहे हैं, 35 वर्ष के प्रमाणिक हैं, निश्चित प्रमाणिक हैं, और उसके ऊपर और सीनियर्स, बड़े सारे सीनियर्स हैं। अपना दल के अनुप्रिया पटेल हैं, भारती पवार है 42 वर्ष की, 37 वर्ष की अनुप्रिया पटेल है। इतने सारे युवा यहाँ पर मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। कई सारे नए चेहरे हैं जो कि शायद पहली बार संसद के पटल पर आए हैं और शायद पहली बार कैबिनेट काउंसिल और मिनिस्टर्स में और मंत्री पद संभाल रहे हैं। ऐसे लोगों का परिचय अगर संसद में नहीं किया जाएगा तो फिर कहाँ किया जाएगा। ये तो ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। देखिए आनंद, अगर विपक्ष प्रधानमंत्री को तमाम मंत्रियों के परिचय करने की इजाजत देता तो वो परंपरा का ही पालन करता और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। अगर आप प्रधानमंत्री को इस तरह का मौका नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जो उसका हनन होता है। लेकिन कोई पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा संसद का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है लोकसभा और राज्यसभा के अलावा, वो राष्ट्रपति होते हैं जो पहले पायदान पे होते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी विपक्षी पार्टियों ने उनका बहिष्कार किया था और तब भी आपको याद होगा, महज 1.5 से 2 साल पहले की बात होगी मुझे लगता है, तब भी जो है खूब आलोचना की गई थी विपक्ष की। तब भी सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष के खिलाफ आवाज उठाया गया था। लेकिन देखिए डेमोक्रेसी में तो ये होगा ही, विपक्ष की संख्या चाहे कितनी भी कम हो, सत्ता पक्ष का बहुमत चाहे जितना भी हो, विपक्ष अपनी आवाज उठाते रहेगा। लेकिन सत्ता पक्ष की भी कोशिश होनी चाहिए और होगी भी कि आप विपक्ष को अपने टेबल पे लाए। और एक और महत्वपूर्ण बात आनंद की, इस बार के सत्र में आप गौर कीजिएगा, टीएमसी की भूमिका बहुत बड़ी होगी क्योंकि बंगाल विधानसभा चुनाव में एक बड़ी जीत के बाद ममता बनर्जी की पार्टी के जो सांसदों का तेवर जो है वो उत्साहवर्धक है और सभी मुद्दे पे सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और ऐसे वक्त में जब 2024 के लोकसभा चुनाव पे प्रधानमंत्री की कुर्सी पे ममता बनर्जी की नजर भी होगी, तो ऐसे में टीएमसी चाहेगी कि वो भी विपक्ष की तरह ऐसे सामने आए सत्ता पक्ष के खिलाफ ताकि उनकी भी मौजूदगी दर्ज हो। कांग्रेस बड़ी पार्टी है लेकिन टीएमसी भी एक मजबूत बिल्कुल, मैं मानता हूं कि नजर तृणमूल कांग्रेस पर होगी, पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद क्या चाहेंगे? तृणमूल कांग्रेस के सांसद सरकार को सवाल
सवाल जवाब में, डिबेट में घेरना चाहेंगे या डिसरप्शन में संसद का ही पूरी तरह से एडजर्नमेंट चाहेंगे अरुण? क्योंकि जब तक अगर संसद एडजर्न हो जाता है, सदन एडजर्न हो जाता है, तो फिर सरकार से सवाल कहां पूछे जाएंगे? सरकार से अगर सवाल पूछना है तो फिर आपको वार्ता करनी होगी, आपको विवाद करना होगा, आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। देखिए आनंद, ये जो सियासत है, संसद में भी सियासत होती है और ये सियासत का अखाड़ा ही तो है। और विपक्ष के अभी नेताओं से बात हम लोग भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि संसद नहीं चलने देने पर इतना ज्यादा तल्खी सत्ता पक्ष की तरफ से जो दिखाई जा रही है। उन्होंने याद दिलाया बयान का, अरुण जेटली ने एक बार कहा था कि एडजर्नमेंट जो होता है वो संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा है। सदन की कार्रवाई स्थगित अगर होती है तो वो असंसदीय नहीं है, यानी वो लेजिटिमेट राइट है सांसदों का, अगर वो किसी मुद्दे पर चाहते हैं कि अर्जेंट सुनवाई हो या किसी मुद्दे पर। आज की जो बात है, संसद में प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करने दिया गया, वो इस बात को नहीं मानते। वो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे थे कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए, वो कह रहे थे कि हम तो कोविड मिसमैनेजमेंट पर चर्चा होनी। देखिए बहुत ही पतली लाइन होती है संसदीय प्रक्रिया और संसदीय प्रक्रिया के पालन में। आपके पास तर्क और कुतर्क दोनों होते हैं, अपनी सुविधा के मुताबिक तर्क सभी करते हैं सियासत में। अच्छा होता, मैं बार बार कहता हूं, अच्छा ये होता कि प्रधानमंत्री जब अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नए सदस्यों का परिचय करा देते, उसके बाद भी ये बात हो सकती थी, उसके बाद भी घेरा जा सकता था सरकार को, उसके बाद भी प्रधानमंत्री से सवाल पूछे जा सकते थे। सदन में तो वो मौजूद थे ही। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप अरुण। और बात यही है कि अगर आपको सरकार को घेरना है तो आपको संसद में और सदन में खड़े होकर उनसे सवाल पूछने पड़ेंगे। जब तक, और सवाल तभी होगा जब डिबेट, डिस्कशन और वाद विवाद होगा। डिसरप्शन का समय अलग है। पहले दिन, मॉनसून सत्र के पहले दिन ही अगर आप सदन को चलने नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप मौका दे रहे हैं कि सरकार बच निकल जाए उन सवालों से, जहां पर विपक्ष को भारत के लोगों के का नेतृत्व करते हुए, रिप्रेजेंटेशन करते हुए सरकार से सवाल पूछने की जरूरत है। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पंजाब से, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को भेजा नहीं है न्योता। उन्होंने 21 जुलाई को कांग्रेस नेताओं को एक बहुत बड़े लंच पर बुलाया है, लेकिन इस लंच का न्योता नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं। ये अभी खबर आ रही है, कैप्टन ने सभी विधायकों और पंजाब कांग्रेस के सांसदों और अन्य नेताओं को न्योता दिया है। दिल्ली से भी कांग्रेस नेता लंच में शामिल होंगे, लेकिन सिद्धू को न्योता नहीं, ये खबर आ रही है इस वक्त। और ये जो है पंचकुला के एक होटल में ये लंच का आयोजन किया गया है। शैलेंद्र वांगू न्यूज़ 18 के हैं, उनकी खबर है कि नेताओं को बुलाया गया है लेकिन सिद्धू को नहीं बुलाया है। और कई जगह ये भी अटकलें लग रही हैं कि पंजाब से कई सारे वरिष्ठ नेताओं ने अब तक सिद्धू की नियुक्ति पर उन्हें मुबारकबाद नहीं दी है, ना ही सोशल मीडिया पर और ना ही मीडिया के हवाले से, ब्रॉडकास्ट मीडिया या टेलीविज़न मीडिया बाइट्स के हवाले से। और इनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी नाम शामिल है। कहा यह जा रहा है कि कई सारे जो नेता हैं, जैसे प्रताप बाजवा, मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू और कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद, इन्होंने अब तक सिद्धू की नियुक्ति पर उन्हें बधाई नहीं दी है। और अब ये खबर आ रही है शैलेंद्र वांगू के हवाले से, बड़ी खबर ये है कि सिद्धू को न्योता नहीं भेजा गया है और ये लंच 21 जुलाई को पंचकुला में आयोजित है, जहां पर सभी नेताओं को बुलाया गया है लेकिन सिद्धू को नहीं। आगे बढ़ते हैं अखाड़ा में। अब बात केरल सरकार के उस फैसले की जिसमें राज्य सरकार ने बकरीद के मौके पर कोरोना नियमों में छूट दी है। बकरीद के लिए केरल सरकार के कोरोना नियमों में 20 जुलाई तक छूट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने आज दिन खत्म होने से पहले जवाब देने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कावड़ यात्रा पर सुनवाई के दौरान केरल सरकार से जवाब मांगा था कि बकरीद पर 3 दिन की छूट क्यों दी गई है। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की खबर है कि कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया है कि इस मामले की सुनवाई कल सुबह लिस्ट में पहले नंबर पर लगाई जाए। अब वहीं वीएचपी के मुताबिक जब कोरोना की वजह से कावड़ पर रोक लगाई गई है तो केरल सरकार को भी ऐसी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। उत्तराखंड की सरकार ने कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम मर्यादित संख्या में कावड़ निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसका स्वतः संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट की बात को समझते हुए उत्तर प्रदेश ने कहा कि हाँ, हम मानते हैं कि जीवन का अधिकार बड़ा होता है
और कांवड़ यात्रा को स्थगित कर दिया। हमको आश्चर्य हुआ कि इन सब बातों के पब्लिक डोमेन में होते हुए भी केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद के तीनों दिन कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। अब इस मुद्दे पर यूपी के मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार शलभ मणि त्रिपाठी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट कर कहा कि कुंभ से कोविड फैलता है, कांवड़ यात्रा से भी कोविड फैलता है, पर पहले से ही तबाही के मुहाने पर बैठे केरल की ईद से कोविड कतई नहीं फैलेगा। तथाकथित प्रबुद्ध खामोश हैं। अब वहीं बीजेपी के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी कोरोना नियमों के सभी के लिए समान होने की मांग की है। सर ये बताएं कि कहा यह जा रहा है कि कांवड़ यात्रा पर तमाम तरह की बंदिशें हैं, तमाम तरह के रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि बकरीद को लेकर ऐसा कम किया जा रहा है या ना के बराबर? देखिए, एक तो कांवड़ यात्रा हो, प्रतीकात्मक हो, अब न्यायालय ने बिल्कुल मना कर दिया है, तो न्यायालय सर्वोच्च है, हम उसके निर्देशों का, आदेशों का और निर्णय का पालन करते हैं, इसलिए सरकार ने किया है। अब बकरीद पे निर्णय करना न्यायालय का काम। आपका क्या मत है, बकरीद को लेकर किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए? बकरीद को लेके जैसे पहले ईद वगैरह की नमाजें हुई हैं, घर ही में हुई हैं, उसी प्रकार बकरीद की नमाज भी घर ही में होनी चाहिए, मस्जिदों में या खुले में नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आप रिस्ट्रिक्शंस की वकालत करते हैं, आप उसके पक्षधर हैं? निश्चित रूप से नियम सबके लिए होते हैं। जब आप कांवड़ यात्रा रोक रहे हैं, मंदिरों में पूजा रोक रहे हैं कोरोना के कारण, इसीलिए कोरोना के कारण जो प्रतिबंध आवश्यक हैं सभी पे लगने चाहिए। अब वहीं केरल सरकार के इस फैसले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी ऐतराज जताया है। आईएमए ने कहा है कि फैसला फौरन वापस होना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने बाकायदा केरला गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है कि जो ईद के कनेक्शन में कुछ रिलैक्सेशन दिए गए थे वो ना दिए जाएं, ताकि लोग ज़बरदस्ती इकट्ठे ना हो। इससे पहले बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी गवर्नमेंट को मना किया। उससे पहले उत्तरांचल गवर्नमेंट ने भी रिलीजियस गैदरिंग बंद कर दी हैं। तो हमारी सब लोगों से आग्रह है, ना केवल रिलीजियस गैदरिंग्स ना हो, जो मंडियां हैं जहां थोक की खरीदारी होती है किसी भी चीज़ की, वहां गैदरिंग्स को कम किया जाए। विक्रांत यादव दिल्ली से और अजीत सिंह लखनऊ से जुड़ रहे हैं। विक्रांत, कोर्ट ने इसको भी संज्ञान में लिया है और कहा है कि कल सुबह इसको सबसे पहले लिस्ट किया जाए। तो कोर्ट का कहीं ना कहीं ये रुझान ये है कि देखिए नियम सबके लिए बराबर हैं, राइट टू प्रे, राइट टू फेस्टिवल, सब कुछ जो है राइट टू लाइफ से ऊपर नहीं है, राइट टू लाइफ सर्वोपरि है। देखिए बिल्कुल आनंद, आज जिस समय कोविड वाले मामले में जो कोर्ट ने सुमोटो लिया था, उसी की सुनवाई के दौरान एक इंटरवेंशन पे पिटीशन लगाई गई और उसमें ये कहा गया कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कांवड़ को लेकर के कई तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है, दूसरी तरफ केरल की सरकार ने ऐसे मेडिकल इमरजेंसी के समय में इस तरीके की छूट दी है, रिलैक्सेशन दी है। कोरोना के नंबर लगातार केरल में बढ़ते जा रहे हैं और उस दौरान सरकार लोगों के जानमाल को ताक पर रख रही है। ये पिटीशन दाखिल की गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी तत्परता से कहा कि आज दिन खत्म होने से पहले इस मामले में केरल सरकार का जवाब दाखिल हो और कल सुबह रजिस्ट्री को भी साफ साफ निर्देश दिया है कि कल सुबह सबसे पहले इस मामले को सुनवाई पर लगाया जाए। तो ये जल्दी सुनवाई करने का कोर्ट का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जो कोविड की रिलैक्सेशन है वो शुरू होने से पहले कोर्ट इसमें कोई फैसला ले ले। हालांकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आप ही वो पुनर्विचार करने का जब समय दिया कोर्ट ने, उस बीच में उन्होंने जानकारी दी कि कोविड की अब यात्रा नहीं हो रही है, कांवड़ संघों ने भी ये निर्णय ले लिया है, तो कोर्ट उससे सहमत दिखाई दिया और कोर्ट ने कहा कि ये अच्छी बात है और उस याचिका को जो सुमोटो कॉग्निजेंस लिया था उसे एक तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया है, निस्तारण उसका कर दिया गया है।
लेकिन उसी याचिका में ये जो इंटरवेंशन याचिका आई थी, इस पर अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा और केरल सरकार को आज शाम तक इस पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। जी, और कांवड़ संघों ने उत्तर प्रदेश सरकार और उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है अजीत, उनके आग्रह पर इस पर पुनर्विचार भी किया, कोर्ट की बातों को भी संज्ञान में लिया और कांवड़ यात्रा को पिछले साल की तरह इस साल भी स्थगित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, और कई लोग यही पूछ रहे हैं कि कांवड़ यात्रा को लेकर आपने सुओ मोटो कॉग्निसेंस तो ले लिया, लेकिन केरल सरकार के फैसले पर आपको इंटरवेंशन पिटीशन की जरूरत पड़ी। अजीत, देखिए बिल्कुल आनंद, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि हम सुनवाई से पहले आपके पुनर्विचार का मौका देते हैं, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ संघ से बात की और खुद मुलाकात की। एसीएस सोम और डीजीपी को जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद 2 दिन पहले ही कांवड़ संघ ने यह तय कर लिया कि कोविड के नियमों को देखते हुए, कोविड के खतरे को देखते हुए हम उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा नहीं निकालेंगे। लेकिन केरल को लेकर जो सवाल उठे हैं उस पर कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जरूर कहा जाएगा, या उत्तर प्रदेश में जो और लोग हैं, कि आखिर केरल में ये छूट क्यों दी गई है। इसीलिए वहां भी कहा गया कि सबसे पहले सुनवाई किया जाए। तो अब ये रिएक्शन जरूर होगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा सूबा, आनंद आबादी के दृष्टि से भी सबसे बड़ा सूबा है, तो यहाँ खतरा ना हो तीसरी वेव को रोकने के लिए आपने देखा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यह आदेश कर दिया कि आने वाले समय में 23 जुलाई के बाद जो भी उत्तर प्रदेश में आएगा, उन राज्यों से जहां 4% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है, उनको या तो आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना होगा या फिर उन्हें डबल डोज वैक्सीनेशन किट को सर्टिफिकेट देना होगा। तो सरकार किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश को अब उस महामारी की चपेट से रोकना चाहती है। लेकिन केरल के मसले को लेकर भी कहीं न कहीं ये जरूर कहा जा रहा है कि वहां भी इसे बंद करना चाहिए, रोकना चाहिए, क्योंकि वहां तो जो दर है वो 10% से ऊपर चली गई है। तो अब ये देखना होगा कि क्या फैसला लेती है। लेकिन फिलहाल कांवड़ वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के जो वकील थे विकास सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर सरकार की तरफ से ये जानकारी कोर्ट को दे दी थी कि अब उत्तर प्रदेश में आधिकारिक तौर पर ये ऐलान कर दिया गया कि यहाँ कांवड़ यात्रा नहीं होगी। ये जरूर इस बात में सफल रहे थे योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने अपनी तरफ से न क्या के बल्कि जो कांवड़ संघ था उनको उनके ऊपर छोड़ दिया था, और कांवड़ संघ ने ये फैसला किया कि उत्तर प्रदेश में यात्रा नहीं होगी। उसकी आज आधिकारिक जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी गई। आनंद, दिलचस्प बात यह है कि केरल सरकार का जो आदेश है 18, 19 और 20 जुलाई के लिए है। 18 तारीख तो गुजर गई, आज 19 तारीख है और सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में लेकर इस पर फैसला 20 तारीख को सुनाया जाएगा, जबकि तो ये 3 दिन की तो मोहलत दी जा रही थी बकरीद के लिए। तो ये कहीं ना कहीं पूछा जा रहा है कि सुओ मोटो कॉग्निसेंस अगर आप कांवड़ यात्रा पर ले सकते थे, तो केरल सरकार के फैसले पर, जिसका कि ऐलान शुक्रवार को ही हो गया था, उसको उसी वक्त संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया और उस पर इमीडिएटली तत्काल ऑर्डर्स क्यों पास नहीं किए गए? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल यूपी सरकार के इस फैसले पर कि आरटीपीसीआर टेस्ट कराई जाएगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार तीसरी लहर के लिए भी तैयार है और अब ये किया जा रहा है कि जो बाहरी राज्यों से आएंगे उन्हें आरटीपीसीआर या डबल डोज का सर्टिफिकेट देना होगा। निश्चित तौर से प्रदेश भी तैयार है, देश भी तैयार है, और किसी भी स्थिति में कोविड का यह जो तीसरी लहर का एक भय है लोगों के मन में और जो आने की आशंका है, उससे बचने के लिए जो उन राज्यों से जहां अधिक संख्या में इस समय कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, आते हैं, तो उनकी जांच होनी चाहिए और सरकार ने फैसला लिया है तो राज्य के हित में लिया है, राज्य के लोगों के हित में लिया है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार सबसे ज़्यादा टेस्टिंग करने वाला, सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन वाला राज्य बन गया है। हाँ, निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश हमारा सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है, सबसे अच्छा प्रबंधन करने वाला राज्य है, सबसे अधिक कोविड के जो पेशेंट थे उनको इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजने वाला राज्य है और सबसे अधिक वैक्सीनीकरण करने वाला राज्य है। अखाड़ा में आज बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, खबरें जारी है।